इफ्फी जेन्ना आमी म्हणटा त्या वेळाचेर एक अशे प्लॅटफॉर्म मेळटा ज्या वेळार तांकां शॉर्ट फिल्म डॉक्युमेंटरी अश्यो आमकां कांयशे फिल्म्स पळोवपाक मेळटा. आमच्या वांगडा एक अशीच मानेस्त आसा जिची डॉक्युमेंटरी काल स्क्रीन जाल्ली. मॅम, वेलकम टू आवर शो. Thank you so much. So Thank you. your documentary No Water No Village is a documentary which released or screened in different languages. So what was the feeling and how was the response of the public? The response was really good. I actually even screened last month. I screened it in Switzerland, and this is the first India premiere. So I'm very excited. I'm very excited by the media's questions, and we'd love to take the film to national broadcast in India now. क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे वो विषय होते हैं कि बहुत सेंसिटिव होते हैं, ऐसे विषयों को हैंडल करने में कौन सी तकलीफ होती है? हाँ, आई थिंक ये इतना सेंसिटिव होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हम सब जूझ रहे हैं क्लाइमेट चेंज से, और हम सबको इसके बारे में अब बात करनी चाहिए। भारत में ये अभी पहली फ़िल्म है 30 मिनट की ब्रॉडकास्ट के लिए जो इस तरह से बनी, और अब हमें इंडिया में ये देखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूरोप में ही फ़िल्में बनाते रहे यहाँ के बारे में और हम उसमें अपने वॉइस डाल ही ना पाएँ। तो आई थिंक अब ये फ़िल्म इंडिया में भी दिखाई जाएगी, तो इस टॉपिक के बारे में और कुछ बात की जाएगी। और ये सिर्फ हिमालय में नहीं, ये इंडिया की हर सिटी में क्लाइमेट चेंज फ़ील किया जा रहा है। हमारे वहाँ बहुत डायरेक्टली फ़ील किया जा रहा है। लोगों का पलायन बढ़ रहा है। उत्तराखंड के काफ़ी गांव खाली हो चुके हैं। हिमाचल में भी ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये टॉपिक हम आजकल बात करनी शुरू कर दें, ताकि हर कस्बे में, हर गाँव में, हर टाउन में ये सब चेंजेस कुछ आएँ। आप एक अवार्ड विनिंग फिल्म मतलब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं और आपकी बहुत सारी ऐसी जो फिल्में हैं जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ह्यूमन राइट्स के ऊपर है। आपने ये फिल्म कैसी बनानी चाहिए, मतलब क्यों बनानी चाहिए? मैं एक्चुअली किब्बर गांव में हमने ये फ़िल्म का आइडिया सबसे पहले आया था, क्योंकि वहाँ की औरतें -20 डिग्रीज़ में रह के बिना पानी के बहुत मुश्किल से खेती करती हैं। तो मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में फ़िल्म बनाना चाहती थी, और हम स्नो लेपर्ड्स के ऊपर भी उस गांव में बहुत काम करते थे। मुझे ये लगता है कि भारत में रहते समय वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की समस्याएं, सिर्फ जानवरों की नहीं। तो मैं हर स्टोरी को उस तरह से देखती हूँ कि यहाँ पे लोगों की क्या समस्या, और हमारे अपर हिमालय के रीजन में लोगों की समस्या पानी की है, और वो इतनी बड़ी समस्या है, और जितनी वो बढ़ती जाएगी वो उतने लोग वहाँ दिल्ली और बड़े शहरों में शिफ्ट होते जाएंगे, और उन शहरों की प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। तो ये कनेक्शन हमें बनाना बहुत ज़रूरी है माइग्रेशन का क्लाइमेट चेंज के साथ, इससे पहले कि बात बहुत आगे बढ़ जाए। और हाँ, पर्सनली मेरे लिए ये, बिकॉज़ मेरा होम टाउन है, और हमने पिछले 2 साल में हमने बहुत सारे डिज़ास्टर्स देखे हैं वहाँ पे, तो उसकी वजह से भी इसकी अर्जेंसी स्टोरी की बहुत बढ़ गई थी मेरे लिए। डॉक्यूमेंट्रीज जब बनाते हैं तब डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह कंपाइल करने में बहुत तकलीफ़ होती है। आपको कौन सी तकलीफ हुई? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। रिसर्च करने में बहुत टाइम लगता है, साइंटिफिक बेस्ड जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं उनमें, क्योंकि हमने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स छानने पड़े, ग्लेशियर्स की स्टडी देखनी पड़ी, क्योंकि मैं चाहती थी ये क्लाइमेट चेंज सिर्फ ऊपर ऊपर से ना देखें, हम सच में उन एरियाज़ में जाके देखें कि कितना ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम झूठ नहीं बोलना चाहते, क्योंकि वरना बहुत ईजिली कॉर्पोरेट्स हमें बोल सकते हैं कि आप ये ऊपर ऊपर की बात कर रहे हो। पर ये हम लोगों से, हमने गाँव वालों से भी बात करी, हमने 3 बड़े बड़े अपर हिमालय के गाँव में बहुत लोगों से बात करी। तो हमने खुद प्राइमरी रिसर्च करी है, हमने सेकेंडरी रिसर्च देखी है, हमने आईआईटी के एक साइंटिस्ट हैं, उनके साथ हम ग्लेशियर पे खुद गए हैं। तो हमने इस लेवल की शूटिंग के दौरान और पहले और बाद में हर तरफ से बहुत रिसर्च करी है इसके लिए। थँक यू मॅम. इफ्फी जेन्ना आमी म्हणटा त्या वेळाचेर एक असो प्लॅटफॉर्म जेतूर डॉक्युमेंटरीज, शॉर्ट फिल्म्स अशे वेगवेगळे गोश्टी गजालीं खातीर एक प्लॅटफॉर्म मेळटा. आयज आमच्या वांगडा आनी एक अशेंच मानेस्त आसा जेंची डॉक्युमेंटरी काल स्क्रीन जाल्ली, ती म्हणजे फातिमा. फातिमा इज व्हेरी सेन्सिटीव आनी एक खूब इमोशनल अशी स्टोरी आसा. जाणून घेया त्या फिल्माच्या डायरेक्टरा कडल्यान. सर, वेलकम टू आवर शो. सर, यू हॅव मेड द फिल्म ऑन अ व्हेरी सेन्सिटीव टॉपिक. वॉज देयर एनी चॅलेंज इन द वे you faced? Yeah, there were many challenges. One of the challenges were to get to penetrate inside the community, make them talk freely to the camera, win their trust. Those are the challenges. And human trafficking is one of the oldest profession, and there is always body risk to. सर, जब हम डॉक्यूमेंट्रीज़ की बात करते हैं तब बहुत डॉक्यूमेंटेशंस के रिसर्च लगता है, डॉक्यूमेंटेशंस लगता है। आपको लॉकडाउन की वजह से बहुत आपकी फ़िल्म जो है उसको तकलीफ़ हुई, आपकी देरी हुई। इसके बारे में कुछ बताइए। रिसर्च में मुझे टाइम लगा 2-3 साल, और इसमें मुझे अपने आप करके जो एनजीओ है जिन लोगों के बीच काम करती है,
वो एनजीओ का बहुत सहायता मिला रिसर्च में, क्योंकि वो एनजीओ इनके अंदर बहुत साल से काम कर रही है और इनके बारे में डेटा जो है उनके पास है। फिर फातिमा जो है ये भी उनके अंदर से है, उनके अंदर जन्म लिए हैं, बड़े उनके अंदर बड़े हुए हैं, तो इसके पास भी बहुत ऐसे इन्फॉर्मेशन थे जो मेरे रिसर्च वर्क में काम किया। मतलब इससे भी मेरा बात करते करते रिसर्च हुआ। रेड लाइट एरिया जो है वहाँ पर बहुत से बच्चे हैं जो पैदा होते हैं, वो बेचारे जिनको कुछ मालूम नहीं होता, लेकिन बाहर के लोग हैं वो कुछ ना कुछ उनको बोलते रहते हैं। इसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं? देखिए, वहाँ जो भी बच्चे पैदा होते हैं, लड़कियाँ, तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ डाला जाता है कि उसे बड़े होके देह व्यापार में जाना है। तो बाहर की दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं है, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उसके लिए नहीं है, वो उसके लिए है और इनका दुनिया ये है। तो बचपन से उसको उसके दिमाग में ये बिठाया जाता है, पढ़ाई लिखाई दुनियादारी का हर चीज़ से महरूम किया जाता है उनको। तो क्या होता है कि उसकी दिमाग एक ही जगह रुक जाता है और उसकी सोच सिर्फ उसी पे फोकस करता है कि मुझे यही बनना है। तो वो किसी चीज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है मुझे मेरे लिए है ही नहीं, तो मुझे सुन के क्या फ़ायदा होगा। तो वही होता है कि सिर्फ वो सुनता है जो उसके दिमाग में बचपन से डाला जाता है। तो बहुत दिक्कत होता है कि उनके दिमाग को उस जगह से दूसरी जगह लाना, क्योंकि जो सामान बहुत दिनों से एक जगह रहने के बाद क्या होता है उसमें जंग लग जाता है, वो वहाँ पे धंस जाता है, फिर उनको निकालने में बहुत दिक्कत। उसी तरह है कि उनके दिमाग को बहुत मुश्किल होता है, बहुत देर लगता है कि उनको वहाँ से इस दुनिया को दिखाए। तो जैसे मैं वहाँ से निकल के आई हूँ, आज मैं लोगों से मिलती हूँ, इतना नाम है, इतना लोग जानता है, जब छपता है, पेपर में छपता है, टीवी में देखता है, तो उनको लगता है कि अगर फातिमा वहाँ तक जा सकती है तो मैं क्यों नहीं, वो भी तो यहीं से है, तो वो जा सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो यही है कि उनकी दिमाग जो है अब चेंज होना शुरू हो गया है कि उनका वो मुझे उदाहरण समझ रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि मैं भी 2008 तक बड़ा सा घूंघट लेके चलती थी, इतना 2008 में मैं एक एनजीओ के साथ जुड़ी और फिर उनके साथ जुड़ने के बाद जो है बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं इतनी लोगों के बीच बोल नहीं पाती थी, फिर बोलने के लिए सीखा। हम बस इस फिल्म के जरिए जो है लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि उनकी दिमाग जो है, जो एक जगह बंद कर दिया गया है, हम सब मिलके उसके दिमाग को, ये जो खूबसूरत सी दुनिया है जो हमें अपने पैरों पे खड़ा करता है, हमें सम्मान दिलाता है, हमें इज्जत से जीने का, हमें कुछ बनने का, बस इसकी तरफ लाए और उसे सम्मान की ज़िंदगी जीने के लिए तैयार करें। एक बहुत सी आपने सुंदर सी मैसेज दी। आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं जो होनी नहीं चाहिए। इस फिल्म के माध्यम से ये सब कुछ कम होना चाहिए। आप इन जो महिलाएं हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं पूरी दुनिया की जितनी भी महिलाएं हैं, मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि औरत चाहे कहीं भी पैदा हुआ है, किसी भी जात में, वो बिकने के लिए पैदा नहीं हुआ है। हमारी जितनी भी औरत है वो सबकी सम्मान एक जैसा है। तो अगर नट की बेटी बिक रही है तो कहीं ना कहीं हम सब औरत की जो सम्मान है वो खतरे में है। तो हमें सारी, मतलब औरत क्या, पूरे हमारे जो जितनी भी दुनिया में लोग हैं, सबको एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि सबको दायित्व बनता है कि उन्हें सम्मान की ज़िंदगी देने का कोशिश करें और जो लाल बत्ती बोला जाता है उसको ग्रीन बत्ती में बदले। It's a really good feeling. Although this is my first time for the IFFI and for the red carpet welcome given by the IFFI,
I really thank all the team members over here, my team members, as well as the IFFI, the jury. You know, I was just the medium to connect my team together to have such a wonderful product, basically. So it's really wonderful to be here. Thanks. Thank you very much. गोवा स्वतंत्राना होमकून ये डॉक्यूमेंट्री जब करनी है, ऐसे ज्योति मैडम मेरे पास आई, तभी गोवा स्वतंत्र के बारे में मुझे बहुत कम जानकारी थी, लेकिन डॉक्यूमेंट्री करनी है, इसके लिए थोड़ी बहुत रिसर्च की, तो जितने इंडिया स्वतंत्र के महत्व है उतना ही महत्व गोवा स्वतंत्र संग्राम का है। और मुझे खुशी है कि ये प्रोजेक्ट में मैं इन्वॉल्व हूँ, ये प्रोजेक्ट में मुझे मेरा कुछ योगदान देने की मुझे चांस मिला है। और आई शुड से थैंक्स टू ज्योति मैम कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि ये मैं डॉक्यूमेंट्री करूँ। I think it's a very humble try from us to make a documentary on Goa's freedom struggle, and we have covered right from 15th century to 18 December 1961, and we have tried to do our best. And special thanks to Badal sir and Ajit sir for giving their time. And I think someone like Badal Sakarati, who knows A to Z about freedom struggle, and he was like, I want to see the raw draft. I don't want this history to be distorted, so I'm quite sure that it's undistorted history of Goa's freedom struggle, and I hope the future generations will definitely be benefited and they will understand that what all our ancestors went through, right from 15th century to 18 December 1961. Just one of my friend William Borges got in touch with me on Facebook and said that he wanted to make a film on specific issue. I'm not really disclosing the theme of the film because I want people to watch it and then after give us the comments, feedback, constructive criticism, as Sanskriti said. But then yes, Miss Verona Borges, who's mother of William, she is here as a producer. And I just want to take this opportunity because I want to share a few things. I really feel indebted because I think this comes from my parents, my father and mother. My father Vijay Kumar Kamath is here, whose recent work on Sadabahar, which is an initiative of Take 10 Netflix, is well appreciated. And I think they have passed this creative genes in me, and I'm thankful to them, grateful to all the Goan audience who has showered immense love upon me in whatever it is, be it on stage, be it on YouTube videos and short films so far. So this is the second year as a director for me, and Wind Chimes is very close to my heart. Thanks a lot. आम्ही सध्या असा फिल्म टेक्नॉलॉजी एक्झिबिशन हांगासर आणि हांगासर आमी पळोवंक शकता की वेगवेगळे कॅमेराज सेटअप केल्ले आसा. जाणून घेवया ह्या एक्झिबिशना बद्दल आणि त्यांच्या ह्या स्टॉला बद्दल. आमच्या वांगडा एक मानिस्त आसा. सर, वेलकम टू आर शो. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द एक्सपो. सो यहाँ पे आप देखेंगे हम रेड कैमराज और बड़े आँखें एक्सेसरीज़ लगाए हैं. तो ये रेड का जो लेटेस्ट कैमरा है वी रैप्टर, इसका 8K रेजोल्यूशन है और 8K में ये 120 FPS कर सकता है. ये एकदम मतलब यू कैन से सबसे छोटा कैमरा है सिनेमा में जो 600 FPS तक जा सकता है और प्राइस वाइज में $25,000 का है. इंडिया में अराउंड 35 लाख में पड़ता है फुल एक्सेसरी के साथ. और ये है रेड कोमोडो, स्मॉलेस्ट सिनेमा कैमरा, जिसकी प्राइस अराउंड 6 लाख रुपए है. मतलब ये एक बॉक्स क्यूबॉइड कैमरा है. और आप यहाँ देखोगे सारे पोस्टर्स जो हमने रखे हैं, ये सारे पिक्चर्स रेड कैमरास पे शूट हुई है. इस कैमरे से या इस कैमरे से? दो सब यूज़ हुए हैं और बाकी रेड कैमरा भी यूज़ हुई है. अभी लेटेस्ट देखोगे आप बॉलीवुड की सलमान खान की पिक्चर टाइगर 3, उसमें ये कैमरा यूज़ हुआ है. तो बाकी के जो कैमरा होते हैं और इन कैमरा में क्या क्या डिफरेंसेस? मतलब देखो सर, हर कैमरा का एक अपना अलग USP है. जैसे मतलब वो इतना कंपैरिजन ना चाहे. जो इसका मेन USP है रेड का के रेजोल्यूशन. आज की तारीख में 8K सिनेमा में ये प्राइस में खाली रेड का है. मतलब एक 8K रेजोल्यूशन से लोग सोचते रहेंगे कि 8K का क्या बेनिफिट है, पर आप देखोगे आज आपने कुछ 8K शूट किया है, आप उसको रिस्टोर करोगे. फॉर एग्ज़ाम्पल
आज आप भी रिक्वायरमेंट 2K की है, पर 8K में समझो आपकी कोई पिक्चर बहुत सुपर डुपर हिट हो गई, मतलब आज वही कंटेंट आप री एडिट करके 8K का आप 10-20 साल बाद रिलीज़ कर सकते हो। जैसे भी आप देखोगे साउथ इंडिया में ट्रेंड चल रहा है कि पुराने पिक्चर्स को रिस्टोरेशन करके री रिलीज़ कर रहा है, वो एक नॉस्टैल्जिक मूवमेंट के कारण। तो अगर आपके पास ये कंटेंट आज 8K में रहेगा तो आप एक ही चीज़ को 3 बार कमा सकते हो। आज 2K में दिखा है, थोड़ा टाइम बाद 4K में दिखा है, फिर 8K में दिखा है, थोड़े टाइम बाद OTT का रिक्वायरमेंट हो जाएगा 6K, तो आप तब भी पुरानी चीज़ें उधर टेलीकास्ट कर सकते हो। तो ये मेन बेनिफिट है रेजोल्यूशन का। प्रोसेस कैसा होता है, मतलब 8K to 6K करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ होता है? मतलब एक सिंपल चीज़ है, मतलब आप कैमरा में भी देखोगे तो आप रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर सकते हो कि इस पर आपको शूट करना है। हाँ। मतलब ज़रूर अभी आज 8K का 7K है, और आप एडिटिंग में आप उसको डाउनग्रेड कर सकते हो। मतलब आप एक चीज़ को 2K से 8K में जाओगे तो क्वालिटी लॉस होगा, जबकि आप 8K से 2K में आओगे ना तो आपका क्वालिटी अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल आप एक ये बड़ा इमेज समझो 8K का है, आप इसको छोटा चीज़ निकालोगे तो जूम करोगे तो आपको इमेज फटा हुआ नहीं दिखेगा। तो 8K का चीज़ आप 2K में करोगे तो आप 2K में भी काम आपको आ सकता है, OTT के लिए 4K में भी आ सकता है, और फ्यूचर में आप 8K में भी रिलीज़ कर सकते हो। मेंटेनेंस कैसे होता है, मेंटेनेंस के बारे में कुछ बताइए। मेंटेनेंस मतलब कैसा है कि मतलब आप पीरियडिकल सर्विस करवाते रहोगे और इक्विपमेंट अच्छे से रखोगे, हो जाएगा। मतलब ऐसा सच कुछ इसमें कैमरा को मेंटेनेंस, मतलब प्रॉपर एसेसरीज और प्रॉपर चीज़ करोगे, और एवरी प्रोजेक्ट के पहले आप एक बार सर्विस इंजीनियर के पास भेज के कैमरा चेक करवाओगे तो उसकी लाइफ अच्छी होती है। एट द मोमेंट कंपनी आपको 4 years वारंटी के साथ कैमरा सेल कर रही है, तो 4 years तक कुछ भी होगा कंपनी विल लुक आफ्टर इट। आणि एक भोंवताना आमकां हांगासर स्टॉल मेळ्ळो जेतून फेशियल एक्सप्रेशन जे आमचे रीड जाता तेका ग्राफिकली अवतार सारकी मूवी, लायक लायन किंग मूवी, अशा प्रकारचे ज्या मुवीन टेक्नॉलॉजी यूज जाता ती आमच्या भारतान आयज येयल्या, आणि त्या टेक्नॉलॉजीचो एक भाग म्हणून हांगासर गोंयान फिल्म टेक्नॉलॉजी एक्झिबिशन चालू आसा। सो हांगासर आमी पळोवंक शकता की वेगवेगळे फेशियल एक्सप्रेशनाचे तेंचे टेक्नॉलॉजी एक आसा, त्या बद्दल आमी जाणून घेवया। सर, वेलकम टू अशोक। Hi. What are the things here you have kept in here? So in our stall we are trying to demonstrate all the technology which we have been using for past 3 to 4 years in order to make film using virtual production technique. So if you can see behind me, here are few of our projects which we did. One is Shurveer, which is streaming on Hotstar. So we did all the aerial fight scene using our virtual production technique only. And I can demonstrate you one small portion of it, which is facial, which is a facial capture thing, which renders all the, it recognizes all the facial expression and it renders it in real time. So we can have demonstration of it. If I may ask you to stand here and just do one of your expression, like try to do expression, and you will see that it is happening here in real time. So our entire aim is to make this accessible, and we hope to grow more in terms of using virtual production technology. Where it is used basically? Basically, it is used in film making only. So there are few requirements where there are few films which require a lot of CG work. So what we can do is we can use this technique instead of traditional VFX workflow. So it increases efficiency as well. It also gives us more good quality of content and is also easy to incorporate as well. It takes real time, so the time consuming also is, So when we compare it with traditional workflow, so in traditional workflow lot of post processing is involved. So when we shoot and later on we do post processing on it, but when we go with this technique, we get all the results in real time. Like what we see, we get that result only. जेन्ना आमी कॅमेरा हँडल करता त्या वेळाचे प्रत्येक गजाली हे वेगवेगळे ताका सपोर्ट करतात, कॅमेरा सपोर्ट सिस्टम जेका आमी म्हणटात ते हांगासर आसा, आणि तेचे एक स्टॉल आसा. सो त्या स्टॉलाचे जे ओनर आसा किंवा जे स्टॉला भितर जे आसता तेंच्या कडल्यान आमी जाणून घेवया की तेंच्या कडेन हांगासर कितें कितें आसा ते. सर, वेलकम. क्या क्या है यहाँ? सर, ये हमारे पास में कैमरा सपोर्ट सिस्टम के लिए ये ट्राइपॉड हेड है, हैवी ड्यूटी है, और इसके ऊपर आप 25 से 75 kg तक कैमरे का लोड बैलेंस जो है ये बैलेंसिंग कर सकते हो. और ये मैट बॉक्स है, ये भी है, होलो फोकस है जो लेंस को यूज़ करने के काम आता है.
और ये सब सारी एक्सेसरीज हैं। ये एक्सेसरीज है, हैंडल है कैमरे को यूज़ करने के लिए, हैंडल शॉट लेने के लिए, ये इस तरीके से यूज़ करते हैं हम लोग। एक समझो जैसे, और ये पैड है, ये सब छोटी छोटी एक्सेसरीज हम लोग ने बनाई हुई। इसको जो हम लोग पहले बाहर से लोग, हमारे इंडियन लोग खरीदते थे और उनको बहुत महंगा पड़ता था ये, और आज हम लोगों ने मेक इन इंडिया के माध्यम से इस चीज़ों को हमने बनाना शुरू की और उसमें काफ़ी हम लोगों को सक्सेसफुल मिला है। और हमारे इंडियंस जितने भी हैं लोग, वो लोग खरीद रहे हैं इसको और बहुत हैप्पी है हमारी कंपनी टेक्नो सिनेक्राफ्ट। और भी आगे नए नए जो भी प्रोडक्ट्स जैसे डिमांड है वैसे हम लोग बनाएंगे। फिल्म टेक्नॉलॉजी एक्झिबिशन हे सध्या चालू आसा आणि ह्या टेक्नॉलॉजी एक्झिबिशनाचे जे ऑर्गनायझर आसा ते आमच्या वांगडा आसा। सर, तुमचं स्वागत आहे। तर ह्या एक्झिबिशन बद्दल सर सांगा। ओके, आपले सर्वप्रथम मी फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ पुणे यांच्या वतीने आपलं स्वागत करतो फिल्म टेक्नॉलॉजी एक्झिबिशनमध्ये। हे एक्झिबिशन FTI म्हणजेच फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, नंतर NFDC आणि एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा यांनी मिळून हे ऑर्गनाईज केलेलं आहे। आणि या फिल्म टेक्नॉलॉजी एक्झिबिशनमध्ये पार्टिसिपंट जे आहे फिल्म सिनेमा टेक्नॉलॉजीमधले लीडिंग ब्रँड जे आहेत अशा 20 कंपन्यांनी याच्यात भाग घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये कॅमेराचे म्हणले तर सोनी आहे, कॅनन आहे, रेड आहे, या सगळ्या कॅमेराच्या कंपन्या आल्या। कॅमेरा ग्रिप इक्विपमेंट्समध्ये असेल तर मेक इन इंडिया म्हणून टेक्नो सिनेक्राफ्ट आहे, सगळ्या कॅमेराचे ॲक्सेसरीज ग्रिप इक्विपमेंट्स तिथे आहेत। प्रिझर्वेशन, रेस्टोरेशन, डिजिटायझेशनमध्ये प्रसाद कॉर्पोरेशन चेन्नईमधली आहे। त्याच्यानंतर VFXमध्ये टेक्निकलर आहे, अजून 1-2 कंपन्या आहेत। त्याच्यानंतर लेन्सेसमध्ये झाईस आहे, ॲकॉस्टिक्समधले सायलन्स ॲकॉस्टिक्स आहे। असे वेगवेगळ्या सिनेमाच्या रिलेटेड ज्या कंपन्या आहेत, ब्रँड्स आहेत, त्यांनी आपले लेटेस्ट जे इक्विपमेंट आहेत ते इथे शोकेस केलेले आहेत। याचा फायदा नुसतेच इथले नागरिक नाही तर फिल्म इंथुजियास्ट्स, फिल्म लवर्स, स्टुडंट्स आणि जे प्रोड्युसर्स असतील आणि जे टेक्निशियन आहेत त्याच्यामागे काम करणारे कॅमेरामन असतील, रेकॉर्डिस्ट असतील, एडिटर असतील, त्यांनी ही लेटेस्ट इक्विपमेंट बघून त्यांचे नॉलेज रिफ्रेश होईल, हा याच्यामागचा उद्देश आहे। लोकांचा कसा आहे रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स खूप चांगला आहे। फक्त एकच गोष्ट नमूद करावीशी वाटते की हे जे मेन ठिकाण आहे आपलं व्हेन्यूचं, इफीचं, त्याच्यापासून साधारण 1 किलोमीटर दूर आहे। त्याच्यामुळे इथं येणारे जे आत्ता क्राऊड आहे ते मुद्दामून स्वतःहून इथं येत आहेत। जर का त्या व्हेन्यूच्या जवळ आत्ताही रिस्पॉन्स चांगलाच आहे, पण त्या व्हेन्यूच्या अगदी जवळ असेल किंवा त्यामध्येच असेल तर अजून खूपच रिस्पॉन्स मिळेल।